क्या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आजादी का असली बिगुल फूक चुका है? क्या बंदूक की गोलियों, आंसू गैस के गोलों और इंटरनेट की पाबंदियों के दम पर आवाम की आवाज को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस्लामाबाद के हाथों से अब यह इलाका हमेशा के लिए निकलने वाला है और नई दिल्ली के लिए यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका बन चुका है? नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस भूभाग की जो दशकों से सरहद के पार एक खामोश दर्द बनकर बैठा था, लेकिन आज वहां की सड़कों पर जो धुआं उठ रहा है, जो चीखें सुनाई दे रही हैं, उसने पूरी दुनिया की सियासत में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। रावलकोट, कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में आज जो सन्नाटा पसरा है, वह किसी बड़ी तबाही से पहले की खामोशी जैसा है। वहां सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है, टायरों से निकलता काला धुआं है, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं और लोगों के गुस्से की गरज सीधे पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें हिला रही है। जो इलाका सालों से पाकिस्तान के दमन चक्र में पिसते हुए भी दुनिया की नजरों से ओझल रहता था, वह आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। वजह साफ है, इतिहास में पहली बार वहां की जनता इतने बड़े और संगठित तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसकी गूंज सिर्फ इस्लामाबाद के गलियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भी इसकी धमक साफ महसूस की जा रही है। इस पूरे बवाल की जो सबसे बड़ी और गहरी जड़ है, वह वहां की विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों का वह पुराना सियासी खेल है जो इस्लामाबाद दशकों से खेलता आ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जिसे वह दुनिया के सामने आजाद जम्मू कश्मीर का ढोंग रचकर पेश करता है, वहां की विधानसभा में कुल 45 सीटें हैं। लेकिन इस खेल का सबसे काला हिस्सा यह है कि इन 45 सीटों में से 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित कर दी गईं जो विभाजन के बाद भारतीय जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान के अलग अलग बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और रावलपिंडी में जाकर बस गए थे। ये लोग आज पीढ़ियों से पाकिस्तान के आलीशान शहरों में आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वोट डालने और सीटें जीतने का हक मिलता है उस क्षेत्र की विधानसभा में जहां के लोग रोज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहां की आम जनता का गुस्सा इसी बात पर फूटा है कि जो लोग उनके साथ न तो रोजमर्रा की मुसीबतें झेलते हैं, न इस पहाड़ी इलाके की कड़कड़ाती ठंड और महंगाई की मार सहते हैं, वे वहां की सियासत को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। इसी व्यवस्था को वहां के स्थानीय लोग इस्लामाबाद की ओर से लगाया गया एक राजनीतिक ताला और जबरन कब्जा बताते हैं। जब संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी नाम के एक संगठन ने इस तानाशाही प्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोला, तो देखते ही देखते पूरा इलाका बारूद के ढेर की तरह उबल पड़ा। इस संगठन को हालांकि वहां की डरी हुई सरकार ने अब एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी मांगों से हुई थी। शुरू में यह आंदोलन सिर्फ आसमान छूती महंगाई, बिजली के बेतहाशा बढ़े हुए बिलों, आटे की भयानक किल्लत और सरकारी सब्सिडी में की गई कटौती के खिलाफ एक शांतिपूर्ण आवाज था। बीते सालों में बिजली के बिलों और गेहूं की कमी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए थे, और फिर जब यह आंदोलन कश्मीर लॉन्ग मार्च के रूप में बदला तो यह एक जन सैलाब बन गया। उस समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़पों में कई बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तब पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने घबराकर कुछ छोटी मोटी रियायतें देकर मामले को शांत करने का ढोंग रचा था। कागजों पर सब्सिडी का ऐलान हुआ, बिजली दरों में राहत देने के खोखले आश्वासन दिए गए, लेकिन जो मूल सवाल थे, जैसे कि बड़े पैमाने पर फैला भ्रष्टाचार, वहां के प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट और स्थानीय लोगों के असली राजनीतिक हक, उन्हें हमेशा की तरह दबा दिया गया। इन तमाम सुलगते मुद्दों के ऊपर सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब 12 आरक्षित सीटों का मसला एक बार फिर गर्मा गया। आवामी एक्शन कमेटी ने खुले तौर पर यह मांग रख दी कि इन 12 सीटों को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, ताकि विधानसभा पर असली हक सिर्फ और सिर्फ वहीं के रहने वाले मूल निवासियों का हो, न कि उन लोगों का जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बैठकर सिर्फ एक सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। यह तनाव उस वक्त पूरी तरह से बेकाबू हो गया जब वहां की अदालत ने एक बहुत ही पेचीदा और सलाहनुमा फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया कि ये 12 सीटें संविधान के दायरे में सुरक्षित हैं। अदालत ने साफ कर दिया कि इन्हें किसी प्रशासनिक आदेश या आपसी समझौते से नहीं हटाया जा सकता। यानी अगर इन्हें खत्म करना है तो पाकिस्तान की संसद को बाकायदा एक बड़ा संविधान संशोधन करना होगा,
जो व्यावहारिक रूप से इस्लामाबाद की मर्जी के बिना कभी मुमकिन ही नहीं है। इस अदालती फैसले ने वहां के लोगों के दिलों में पहले से सुलग रही नाराजगी को एक भयंकर ज्वालामुखी में बदल दिया। सरकार के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद होने के बाद संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़े प्रदेशव्यापी हड़ताल और विशाल मार्च का ऐलान कर दिया। हुकूमत इतनी घबरा गई कि उसने मार्च से पहले ही पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को पूरी तरह ठप कर दिया। बाहर से आने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई कि कोई भी इस क्षेत्र में दाखिल न हो। वहां घूम रहे पर्यटकों को तुरंत इलाका छोड़ने के फरमान सुना दिए गए और संघीय अर्धसैनिक बलों की भारी टुकड़ियों को सड़कों पर उतार दिया गया। लेकिन इन तमाम दमनकारी और डराने वाले कदमों के बावजूद जनता का सैलाब सड़कों पर आने से नहीं रुका। रावलकोट इस पूरी हिंसा और टकराव का मुख्य केंद्र बनकर उभरा। वहां सुरक्षा बलों और आम प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिली। कई जगहों पर भारी भीड़ ने लाचारी और गुस्से में आकर पुलिस पर पथराव किया, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके जवाब में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं। आंसू गैस के सैकड़ों गोले छोड़े गए, बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया और फिर सीधे गोलियां बरसाई गईं। स्थानीय सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस दमन चक्र में अब तक कम से कम 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें आम प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं और सुरक्षा बलों के जवान भी। सैकड़ों लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। रावलकोट के मिलिट्री अस्पताल के बाहर का मंजर रूह कंपा देने वाला था, जहां मारे गए एक युवा कार्यकर्ता शाहजेब हबीब का शव जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो हजारों लोगों का हुजूम वहां जमा हो गया। अस्पताल के बाहर पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ गगनभेदी नारेबाजी होती रही और लोग इसे एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्लेआम कह रहे थे, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बहाल करने की एक मजबूरी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा था। पाकिस्तान सरकार की घबराहट और बौखलाहट का आलम यह रहा कि उसने रातों रात आवामी एक्शन कमेटी को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया। स्थानीय प्रशासन ने एंटी टेरर कानून का इस्तेमाल करते हुए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन निकाला और इस जन आंदोलन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। उनके दफ्तरों पर ताले लटकाकर उन्हें सील कर दिया गया। आंदोलन के मुख्य नेताओं पर देशद्रोह और आतंकवाद की गंभीर धाराएं लगा दी गईं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। इंटरनेट के मुकम्मल शटडाउन की वजह से बाहरी दुनिया तक वहां की असली और खौफनाक तस्वीरें पहुंचने में काफी वक्त लगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो भी छोटे छोटे वीडियो और तस्वीरें किसी तरह लीक होकर बाहर निकलीं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वे साफ दिखा रही थीं कि हालात किस कदर बेकाबू और डरावने हो चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बड़ी संस्थाओं और दूसरे वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने इसे बहुत ही खतरनाक स्तर का क्रैकडाउन करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करना, इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर देना और अपनी ही जनता पर घातक बल का प्रयोग करना इस पूरे क्षेत्र में मानवाधिकारों की सबसे बदतर स्थिति को दर्शाता है। हद तो यह हो गई कि जो स्थानीय पत्रकार इस जमीनी हकीकत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी चुन चुनकर निशाना बनाया गया। कई पत्रकारों पर साइबर कानूनों के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए और उन पर फर्जी खबरें फैलाने तथा नफरत भड़काने जैसे झूठे आरोप मढ़ दिए गए। दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे आम लोगों का साफ कहना है कि वे बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने वजूद और हकों की मांग कर रहे थे, लेकिन राज्य ने उनके खिलाफ पहले से तय की गई एक दमनकारी योजना के तहत यह हिंसक कार्रवाई की है। चश्मदीदों का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए रबर की गोलियों या पानी की बौछारों का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे सीने पर असली गोलियां चलाईं। कई गवाहों ने यह भी बताया कि नाकेबंदी इतनी सख्त थी कि घायल लोग अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए और यहां तक कि मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस तक को रोक दिया गया। कुछ स्थानीय नेताओं ने दबी जुबान में यह भी कहा कि सरकार इस पूरे आंदोलन को किसी विदेशी एजेंसी या दुश्मन देश की साजिश बताकर असली जनाक्रोश से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि यह मांगें किसी बाहरी देश की नहीं बल्कि इसी मिट्टी से उठ रही हैं, जो बरसों से चले आ रहे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण का नतीजा है।
पाकिस्तानी हुकूमत की प्रतिक्रिया शुरू से ही बेहद दोगली रही है। एक तरफ तो टीवी पर आधिकारिक बयान जारी करके यह कहा जाता है कि यह आंदोलन कुछ शरारती तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है जिनका मकसद देश को अस्थिर करना है। वहीं दूसरी तरफ वे वहां की आवाम को भाईचारे और कानून का पालन करने की खोखली नसीहतें देते हैं। उनके संघीय मंत्रियों और सेना समर्थक विश्लेषकों ने टीवी डिबेट में बैठकर खुलेआम यह राग अलापना शुरू कर दिया कि यह सब दुश्मन मुल्कों की एक सोची समझी साजिश है ताकि पाकिस्तान को उसके कश्मीर मिशन से भटकाया जा सके। इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने भी यही झूठ बोला कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक सीमित कार्रवाई थी। लेकिन जमीन से आने वाली रोती बिलखती रिपोर्टें, लाशों की बढ़ती तादाद और सोशल मीडिया पर तैरते वीडियो इस आधिकारिक झूठ से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में यह गंभीर सवाल उठने लगा है कि आखिर पाकिस्तान, जिसके नाम पर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापता आया है, वह अपने खुद के अवैध कब्जे वाले हिस्से में कश्मीरी भाई बहनों के साथ यह कैसा सुलूक कर रहा है। इस जलती हुई आग में घी डालने का काम वहां की बदहाल आर्थिक स्थिति ने किया है। इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से यह शिकायत कर रहे हैं कि उनके इलाके में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। खासकर पानी और पनबिजली बनाने की असीम क्षमता वहां मौजूद है, लेकिन उसका सारा फायदा पाकिस्तान के दूसरे बड़े प्रांत जैसे पंजाब उठा रहे हैं। इसके विपरीत खुद वहां की स्थानीय जनता को सबसे महंगी बिजली, महंगा आटा, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी किल्लत और भयानक बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता खुले मंचों से कहते हैं कि उनके यहां के बांधों से जो बिजली पैदा होती है वह पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को बेहद सस्ती दरों पर दे दी जाती है, लेकिन जब वही बिजली इस क्षेत्र के घरों में आती है तो उन्हें उसकी दुगुनी तिगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। यही शिकायत पिछले सालों के आंदोलनों में भी सबसे प्रमुख थी। आवामी एक्शन कमेटी की जो 38 सूत्री मांगे हैं, उनमें बिजली की दरों को तुरंत घटाने, आटे पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को फिर से बहाल करने, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच बैठाने, बच्चों के लिए मुफ्त और सस्ती शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं देने, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सबसे बढ़कर वहां के नेताओं और बड़े अफसरों को मिलने वाले शाही विशेषाधिकारों और मुफ्त ईंधन जैसी सुविधाओं को तुरंत खत्म करने की मांग शामिल है। आम लोगों का गुस्सा इस बात पर 7वें आसमान पर है कि वहां के बड़े अफसर और मंत्री सरकारी चमचमाती गाड़ियों में घूमते हैं, मुफ्त का पेट्रोल फूंकते हैं और भारी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जबकि आम इंसान 2 वक्त की रोटी और अपने बीमार बच्चों के इलाज के लिए पाई पाई को तरस रहा है। इन तमाम चीखों और आंसुओं के बीच इस पूरे क्षेत्र से अब एक और आवाज बहुत तेजी से बुलंद हो रही है और वह आवाज है भारत के साथ दोबारा जुड़ने की। यह बात पिछले कुछ वर्षों में बहुत साफ तौर पर दुनिया के सामने आई है, खासकर उस ऐतिहासिक फैसले के बाद जब भारतीय जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और उसके बाद भारत के नियंत्रण वाले हिस्से में विकास की एक नई और तेज रफ्तार दिखाई देने लगी। जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनती शानदार और आधुनिक सुरंगें, 4 लेन की चमचमाती सड़कें, EIMS जैसे विशाल और आधुनिक अस्पताल, नए नए मेडिकल कॉलेजों का खुलना, पर्यटन के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि और बड़े पैमाने पर निवेश की खबरें आज सोशल मीडिया के माध्यम से सरहद पार उस अंधेरे कोने तक भी पहुंच रही हैं। वहां का युवा आज अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है कि श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में किस तरह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, और जब वे इसकी तुलना अपने बदहाल रावलकोट या मुजफ्फराबाद से करते हैं, जहां न ढंग की सड़कें हैं, न बड़े अस्पताल, न कोई उद्योग है और न ही रोजगार के साधन, तो उनका दिल टूट जाता है। यही वजह है कि अब वहां के लोगों में यह धारणा बहुत मजबूत होती जा रही है कि जब तक वे पाकिस्तान के इस दमनकारी कब्जे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उनका और उनके बच्चों का भविष्य कभी नहीं बदल सकता। भारत की तरफ से भी पिछले कुछ सालों में इस पूरे मसले को लेकर जो बयान आए हैं, वे काफी आक्रामक, स्पष्ट और दूरदर्शी रहे हैं। भारत के गृह मंत्री से लेकर कई वरिष्ठ केंद्रीय नेता अब खुले मंचों से और संसद के भीतर यह साफ कह चुके हैं कि यह पूरा इलाका भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और एक दिन इसे वापस लेकर ही रहा जाएगा, वह भी पूरी तरह से संविधान और संसद के प्रस्तावों के मुताबिक।
भारत की संसद ने बहुत पहले ही एक मत से यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर रखा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा और गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, वह भारत का भूभाग है। धारा 370 हटने के समय और उसके बाद भी हर बड़े मंच से दुनिया को यह कड़ा संदेश दिया गया कि अब भारत का अगला कदम इसी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन बयानों का सरहद पार दो तरह का असर देखने को मिला है। एक तरफ जहां पाकिस्तान समर्थक गुटों और वहां की हुकूमत में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पैदा हो गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे आम नागरिकों के दिलों में एक नई आस जगी है कि अगर वहां के हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच भारत उनकी आवाज को दुनिया के सामने मजबूती से उठाएगा और उन्हें इस नरक से मुक्ति दिलाएगा। नई दिल्ली का आधिकारिक रुख इस पूरे संकट पर बेहद स्पष्ट और कूटनीतिक रूप से मजबूत है। भारत का मानना है कि आज वहां जो कुछ भी हो रहा है वह पाकिस्तान द्वारा दशकों से थोपे गए घोर अन्याय, दमन और आर्थिक शोषण का ही एक स्वाभाविक नतीजा है। भारतीय पक्ष बार बार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने यह बात रख रहा है कि चिंग पाकिस्तान को सबसे पहले अपने अवैध कब्जे वाले हिस्से में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को तुरंत रोकना चाहिए। उसे वहां के लोगों को असली लोकतांत्रिक अधिकार, आजादी और विकास देना चाहिए। तभी वह कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया के सामने खड़े होकर बात करने की किसी भी तरह की नैतिक स्थिति में आ पाएगा। भारत ने साफ और कड़े शब्दों में दुनिया को याद दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र के मूल प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से भी इस पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से गैरकानूनी और अवैध है। और आज वहां उठने वाले ये जन आंदोलन असल में पाकिस्तान के खिलाफ वहां की जनता की आत्मनिर्णय की बढ़ती हुई मांग को साबित करते हैं। भारतीय टीवी चैनलों की डिबेट्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और राजनीतिक भाषणों में इस अशांति को इस रूप में देखा जा रहा है कि मानो वहां की जनता अब पाकिस्तान की बदहाली से पूरी तरह आजिज आ चुकी है और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए भारत की तरफ देख रही है। हालांकि जमीन की हकीकत को देखें तो यह बेहद जटिल और कई परतों वाली है। इस क्षेत्र के भीतर आज कई तरह की विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। कुछ लोग पूरी तरह से एक आजाद मुल्क की बात करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के भीतर ही सम्मानजनक तरीके से रहने की वकालत करते हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ा और मुखर वर्ग ऐसा भी उभर कर आया है जो अब बिना किसी डर के खुलकर भारत के साथ जाने की मांग कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो पूरी तरह साफ हो चुकी है वह यह है कि पाकिस्तान के लिए अब यह क्षेत्र पहले जैसा शांत और दगाबाज खामोशी वाला इलाका नहीं रह गया है। बार बार होने वाले ये उग्र आंदोलन, हफ्तों तक चलने वाली हड़तालें, इंटरनेट की मुकम्मल बंदी, संघीय ताकतों की 24 घंटे तैनाती और हर कुछ महीनों में होने वाली हिंसक झड़पें साफ बयां कर रही हैं कि वहां की जो नई युवा पीढ़ी है वह अब पाकिस्तान के पुराने और खोखले मजहबी नारों से बहुत आगे निकल चुकी है। वे अब सड़कों पर उतरकर सीधे बिजली के बिल, आटे की बोरी, रोजगार के अवसर और सच्चे राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे ठोस और जमीनी मुद्दों पर आंखें तानकर सवाल पूछ रहे हैं। इस बार भले ही आंदोलन की चिंगारी विधानसभा की आरक्षित सीटों के एक तकनीकी और राजनीतिक विवाद से सुलगी हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में दशकों से जमा हुआ वह बुनियादी असंतोष और गुस्सा है जो अब पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द बन चुका है।